नमस्कार, मैं नरेश कुमार जटिया आप सभी का इस YouTube चैनल एनजे सोशियोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें और इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। और आज मैं आपको एमए फाइनल सोशियोलॉजी के पेपर 7 का एक टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। भारतीय समाज को समझने के सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य, ये इस टॉपिक के कंटिन्यूएशन में मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य की आलोचनात्मक समीक्षा। पिछली जो क्लास थी, वीडियो क्लास, उसमें मैंने मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य के बारे में आपको बताने का प्रयास किया था। अब हम मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य की आलोचनात्मक समीक्षा इस टॉपिक के ऊपर मैं आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूँ। क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ मार्क्सियन पर्सपेक्टिव, मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य की आलोचनात्मक समीक्षा। तो स्टार्ट करते हैं। प्रत्येक परिप्रेक्ष्य सामाजिक घटनाओं को समझने के लिए आधारभूत ढांचा प्रदान करता है और यदि एक ही घटना का अध्ययन विभिन्न परिप्रेक्ष्य से किया जाए तो निष्कर्षों में भिन्नता होना स्वाभाविक है। संघर्ष परिप्रेक्ष्य संघर्ष परिस्थितियों को अधिक महत्व प्रदान करता है और इस परिप्रेक्ष्य की सहायता से अनेक विद्वानों, जिनमें कार्ल मार्क्स का नाम सबसे प्रमुख है, उन्होंने समाज का सफलतापूर्वक विश्लेषण किया। डेरेनडॉर्फ ने इस परिप्रेक्ष्य द्वारा आधुनिक औद्योगिक समाजों में संघर्ष की व्याख्या प्रस्तुत की। इनके अनुसार समाज की बाध्यकारी प्रकृति सत्ता संबंधों को बढ़ावा देती है, जिसके परिणाम स्वरूप भूमिका हितों पर आधारित संगठित संघर्ष समूह विकसित होते हैं। इसलिए जहाँ कहीं भी संगठन होगा वहीं पर संघर्ष की संभावना भी रहेगी। इनके अनुसार सामाजिक जीवन स्वाभाविक रूप से संघर्षात्मक है। संघर्ष परिप्रेक्ष्य का विकास यद्यपि मुख्य रूप से संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था और विशेष रूप से राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए किया गया, परंतु ये संघर्ष की अनेक परिस्थितियों को समझने में सहायक है। इसके द्वारा हम मौलिक संघर्ष स्थितियों का वर्गीकरण, समाजीकरण और शिक्षण, क्रांतिकारी और संधि परिस्थितियों, शक्तियों के आदर्शों और व्यवस्थाओं से संबंधित विविध प्रकार की अन्य समस्याओं का भी अध्ययन कर सकते हैं। जहाँ पर संघर्ष परिप्रेक्ष्य विविध प्रकार की सामाजिक परिस्थितियों के अध्ययन में उपयोगी सिद्ध हुआ है, वहीं पर ये परिप्रेक्ष्य अन्य परिप्रेक्ष्यों की तरह पूर्णतः दोष रहित नहीं है। इसमें सामाजिक वास्तविकता के केवल एक पक्ष अर्थात संघर्ष एवं विरोध पर ही अत्यधिक बल दिया जाता है। इसी के परिणाम स्वरूप इस परिप्रेक्ष्य के समर्थक अध्ययन परिस्थितियों में पाई जाने वाली एकता की उपेक्षा करते हैं और जहाँ पर संघर्ष विद्यमान ही नहीं है वहाँ पर भी संघर्ष की खोज निकालने का ये प्रयास करते हैं। भारतीय समाज में संघर्ष परिप्रेक्ष्य द्वारा अधिक अध्ययन नहीं हुआ है और इसलिए भारतीय समाज के संदर्भ में इसकी उपयोगिता और व्यवहारिकता के बारे में निश्चित रूप से कुछ कह पाना कठिन है। अधिकांश भारतीय विद्वानों ने संरचनात्मक प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य को ही अपनाया। संघर्ष परिप्रेक्ष्य की उपयोगिता वर्तमान भारतीय समाज के संदर्भ में बढ़ती जा रही है और अन्य परिप्रेक्ष्यों की तरह निश्चित रूप से ये भी उपयोगी सिद्ध होगा। डीपी मुखर्जी, AR देसाई, RK मुखर्जी ने संघर्ष परिप्रेक्ष्य के आधार पर भारतीय समाज का विश्लेषण किया है। अब हम बात करते हैं संघर्ष परिप्रेक्ष्य को मार्क्स का योगदान। मार्क्स कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव्स। कार्ल मार्क्स को मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य का प्रमुख प्रवर्तक विद्वान माना जाता है। इनके द्वारा प्रतिपादित वर्ग संघर्ष का सिद्धांत समाजशास्त्रीय सिद्धांतों में प्रमुख स्थान रखता है। इसमें इन्होंने भौतिकवाद को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। यद्यपि हम देखते हैं कि सर्वहारा वर्ग की क्रांति के उनके विचार आज अधिक प्रासंगिक नहीं रहे, फिर भी उनके परिप्रेक्ष्य सिद्धांत को अनदेखा नहीं किया जा सकता। मार्क्स का संघर्ष परिप्रेक्ष्य वर्ग संघर्ष पर आधारित है। वर्ग संघर्ष को समझने के लिए पहले वर्ग की अवधारणा को समझना जरूरी है। वर्ग शब्द जो है अंग्रेजी के क्लास का हिंदी रूपांतरण है, जो लैटिन भाषा के शब्द क्लासिक से बना, जिसका जो अर्थ है व्यक्तियों की श्रेणी है, डिवीज़न ऑफ द पीपुल।
यहाँ शस्त्रधारी समूह, ग्रुप ऑफ कॉल्ड टू आर्म। रोम में 578 से 534 ईस्वी पूर्व इस शब्द का प्रयोग रोमन समाज के विभिन्न वर्गों के लिए किया जाता था। रोम में एक राजा सर्वियस तुलियस ने सैनिकों को उनकी संपत्ति के आधार पर 5 वर्गों में विभाजित किया था और इसके उपरांत वर्ग शब्द का प्रयोग मानव समाज में व्यक्तियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए किया जाता रहा। अर्नस्ट फिशर ने लिखा है कि मार्क्स वर्गों और वर्ग संघर्ष के लिए न तो आविष्कारक थे न इनकी खोजी थे। ये ऐसी चीज़ें जिनका ज्ञान लिवी, एडम स्मिथ जैसे अनेक विद्वानों को था। मार्क्स का वर्ग और वर्ग संघर्ष के क्षेत्र में योगदान 4 बातों में निहित है। पहला है, उन्होंने वर्ग के लक्षणों को निर्धारित करने का प्रयास किया। उन्होंने वर्ग की उत्पत्ति का विश्लेषण प्रस्तुत किया। उन्होंने दर्शाया कि किसी भी निश्चित समय में एक वर्ग का हित उत्पादक शक्तियों के विकास के अनुरूप होता है, अतः वे इस नवीन विकास के अनुरूप नई सामाजिक संरचना के लिए उत्साहित और प्रयत्नशील होते हैं, जबकि अन्य वर्ग परंपरागत रूप से स्थापित संरचना को ही बनाए रखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उनके हित उसी परंपरा में निहित होते हैं। नेक्स्ट और 4th पॉइंट है, उनका विश्वास था कि सर्वहारा वर्ग सभी वर्गों में अंतिम वर्ग है और इसकी मुक्ति इस बात की मांग करती है कि सभी वर्गों का उन्मूलन कर दिया जाए और एक वर्गविहीन या शासक विहीन समाज की स्थापना की जाए। हम देखते हैं कि जो मार्क्स है, कार्ल मार्क्स, एंगल्स और लेनिन ने वर्ग संघर्ष की व्याख्या करने में भौतिकवाद को अधिक महत्वपूर्ण माना और इनका कहना है कि वर्ग संघर्ष पूर्णतः राजनीतिक है। लेनिन के अनुसार वर्ग व्यक्तियों के वे बड़े समूह हैं जो इतिहास द्वारा निर्धारित सामाजिक उत्पादन की व्यवस्था की दृष्टि से, उत्पादन की दृष्टि से, संबंध की दृष्टि से, जो कि अधिकांश से निश्चित और नियमित श्रम के सामाजिक संगठन में भूमिका की दृष्टि से, सामाजिक धन के हिस्से और उसे प्राप्त करने की दृष्टि से भिन्न भिन्न स्थिति रखते हैं। सामाजिक वर्गों का आधार आर्थिक है, परंतु वे आर्थिक समूहों से कुछ अधिक है। सामाजिक वर्ग वैधानिक अथवा धार्मिक रूप से परिभाषित नहीं होते हैं। कार्ल मार्क्स के अनुसार सामाजिक वर्ग ऐतिहासिक परिवर्तन की इकाइयों और आर्थिक व्यवस्था द्वारा समाज में निर्मित श्रेणियाँ दोनों ही हैं। कैरियो हंट ने एक खास बात की ओर इशारा किया कि वर्ग मार्क्स की विशेषता थी कि उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश भाग वर्ग संघर्ष के बारे में लिखने में लगा दिया था, परंतु उन्होंने कभी भी ये परिभाषित नहीं किया कि उनका वर्ग से क्या तात्पर्य है। ये प्रश्न उन्होंने पूंजी के तरते खंड के अंतिम अध्याय में उठाया, परंतु उसका उत्तर नहीं दिया। इस विषय पर विस्तृत विचार व्यक्त करने से पूर्व कार्ल मार्क्स की मृत्यु हो गई और उस अंतिम अध्याय का शीर्षक ही वर्ग था। समाज का वर्गों में विभाजन क्यों? हम देखते हैं कि समाज का अनेक वर्गों में विभाजन है। वाई सोसाइटी स्प्लिट इनटू क्लासेस। प्राचीन समाजों में वर्ग नहीं पाए जाते थे क्योंकि शोषण इत्यादि नहीं होता था। मार्क्सवादियों के अनुसार समाज में सर्वप्रथम वर्ग प्राचीन साम्यवादी युग के अंतिम चरणों में विकसित हुए तथा हम देखते हैं कि प्राचीन रोम, मिस्र, बेबीलोनिया इत्यादि में इनके उदाहरण मिलते हैं। आर्थिक दृष्टि से वर्ग का विकास अतिरिक्त उत्पादन के कारण हुआ, जो कि बाद में निजी संपत्ति से जुड़ गया। कैदियों से जब दास युग में दासों की तरह काम लेना शुरू किया गया तो वर्ग की उत्पत्ति हुई। इसके अतिरिक्त ऋणग्रस्त व्यक्तियों को भी दास की तरह समझा जाता था। पशुपालन कार्य में भी लगी जनजातियों को पृथक्करण, कृषि से हस्तदस्तकारी के पृथक्करण, मानसिक या शारीरिक कार्य में अंतर और आर्थिक असमानताओं के आधार पर समाज कुछ श्रेणियों में बढ़ता चला गया और यही श्रेणियां आज वर्ग कही जा सकती है। कार्ल मार्क्स को श्रम विभाजन का महत्व पता था और उन्हें विभिन्न वृत्तियों जैसे शिक्षक, डॉक्टर, वकील और इंजीनियर आदि पर आधारित वर्गों का भी एहसास था। इन्हें मार्क्स ने मध्यम वर्ग में रखा है। इसमें छोटे पूंजीपति भी शामिल हैं, परंतु उनका कथन है कि यह तो अस्थायी वर्ग होता है। जब दो महान वर्गों में संघर्ष का समय आता है
तो ये वर्ग यहाँ तो पूंजीपतियों के साथ या सर्वहारा वर्ग के साथ मिल चुका होता है। वास्तव में किसी वर्ग का उदय तो वर्ग की चेतना से होता है, एक वर्ग का जन्म वर्ग संघर्ष में होता है। तो ये मैंने आपको मार्क्स के वर्ग संघर्ष संबंधी परिप्रेक्ष्य और संघर्षवादी सिद्धांत का आलोचनात्मक व्याख्या करने का प्रयास किया। धन्यवाद।